चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन हो गए हैं आपके। कौन कौन से टॉपिक रहते हैं बताएं जरा, शाबाश। चैप्टर नंबर 12 तो हमने कंप्लीट कर लिया था, उसमें क्या रहता है बच्चों, बता दो बता दो बता दो। अच्छा जी, ठीक है। बॉलेस कोफिशिएंट हमने डिस्कस किया था। बॉलेस कोफिशिएंट में हमने पढ़ा था ठीक हो गया। बॉले का कोफिशिएंट जो था उसका पहला फार्मूला था बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 ओवर Q3 माइनस Q1। बच्चों अगर आपको सवाल आए, आई कैप में क्वेश्चन आए कि Q3 है 70। सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? ओए इधर आ शहजाद, ये जरा इस वीडियो में जा, और ये जो क्या कहते हैं क्यूएम की वीडियो, इसको ऑन करके देख स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही। बुला उधर से कासिम को बुला। हाँ जी, सबको शो हो रही है। ये कौन से बच्चे हैं जो कहते हैं स्क्रीन शो नहीं हो रही? हो रही है जी। Q3 है 70। Q3 है 70, Q2 है 50, Q1 है 35। बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालें, शाबाश जलीली। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालें। यार बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, जब हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें ये वाली भी चीज़ रिकॉर्ड होती है, ये जो मैसेज वगैरह बच्चों के आते हैं? नहीं होती? अच्छा, ये देखो। हाँ जी, ये तस्वीर क्लियर नजर नहीं आ रही है आपको? किन किन बच्चों को मसला है? अच्छा जी, कोएफिशिएंट स्क्यूनेस निकालो बच्चों, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो और कोएफिशिएंट स्क्यूनेस निकालो। वन बाय सेवन या 0.14। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? अच्छा बच्चों, अब आगे देखो। अगर अगला सवाल आपको ये आ जाए, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कहा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है 0.20, Q3 है जी 75, Q2 है जी 50, और अगर आपसे कहा जाए Q1 फाइंड करें, तो क्या आप Q1 फाइंड कर सकते हैं? जरा बताइएगा। अच्छा जी, जरा Q1 फाइंड करें, शाबाश।
ऊपर वाला फार्मूला ही लगाना है आपने और Q1 फाइंड करना है। यार हाँ जी बच्चों, Q1 की वैल्यू बताएं। शाबाश शाबाश शाबाश, Q1 की वैल्यू। अभी तक किसी ने Q1 नहीं निकाला बच्चों, बता दो बता दो। शाबाश शाबाश शाबाश। किसी का आ रहा 45.5, किसी का आ रहा 33.33। चेक कर लो चेक कर लो, शाबाश। तो 33.33 सबका आंसर आता है। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ, आपके पास ये डाटा था पिछला जिसमें Q3 था 70, Q2 था 50 और Q1 है 35। मुझे बताओ इस डाटा में पॉजिटिव स्क्यूनेस है या नेगेटिव स्क्यूनेस है? पॉजिटिव स्क्यूनेस है या नेगेटिव? शाबाश, ये बताएं। पॉजिटिव स्क्यूनेस है। तो बच्चों अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब है पॉजिटिव स्क्यूनेस है। और यार ये देखो कैमरा सेट है सही, छोटा क्यों है साइज इसका? अब देखो ठीक है। अच्छा जी बच्चों, और स्क्रीन ब्लर नहीं आ रही तुम्हारी, जो है इंटरनेट जो है वो स्लो है, मतलब वीक है। अच्छा जी बताओ बच्चों, अगर वैसे हमें पता है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है और कोफिशिएंट स्क्यूनेस का आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है, और अगर कोफिशिएंट स्क्यूनेस पॉजिटिव होगा तो Q3 माइनस Q2 और Q2 माइनस Q1 के दरमियान वही रिलेशन होगा जो होना चाहिए। क्या मतलब कि Q3 माइनस Q2 हमेशा बड़ा होगा Q2 माइनस Q1 से? क्या ये बात समझ आती है? अच्छा जी बच्चों, अब हमने चैप्टर स्टार्ट करना है जी, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में सबसे पहले है जी रिग्रेशन। बच्चों रिग्रेशन की डेफिनेशन नोट कर लें, शाबाश। रिग्रेशन की डेफिनेशन लिख लें, शाबाश जल्दी जल्दी। द प्रोसेस इन विच we find a relation between two different variables is called regression। ठीक है, कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं जी।
आज बाकी सवाल भी आप ट्राई कर लें, जैसे ही आपके वो सवाल कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह फिर उसके ऊपर मैं अलग से क्लास रख दूंगा। आज है जी हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 13 रिग्रेशन का। उसकी डेफिनेशन नोट कर लें। द प्रोसेस इन विच वी फाइंड ए रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड रिग्रेशन। दो वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे बात हो रही है। एक वेरिएबल जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो दूसरा वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी, ये बात नोट कर लें शाबाश। रिग्रेशन में दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। क्या ये बात नोट कर ली आपने? बता दे शाबाश शाबाश शाबाश। ओके बच्चों, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है याद रखो उसका नाम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके 3-4 नाम है। आई कैप उनमें से कोई भी नाम यूज कर सकता है। सबसे पहला नाम है रिग्रेसर, दूसरा है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, तीसरा है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल, चौथा नाम है प्रिडिक्टर। ये 4 नाम है, आई कैप इनमें से कोई भी यूज कर सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 4 नाम हैं, ये नोट कर लें शाबाश। रिग्रेसर, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल और प्रिडिक्टर। क्या ये नोट कर लिया आपने? और बच्चों याद रखो, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं। रिस्पॉन्स, रिग्रेसेंड और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। रिग्रेसेंड, रिस्पॉन्स, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, ये 3 नाम है डिपेंडेंट वेरिएबल के। क्या ये नोट कर लिया आपने? देखो बच्चे एग्जांपल ये है, रिग्रेशन प्रोसेस का यूज क्या है, जरा इधर देखो। क्लास के कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों की मैंने हाइट नोट की है और उनका वेट नोट किया है। क्लास, आपकी क्लास है माशाल्लाह 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों की मैंने हाइट नोट की है और उनका वेट नोट की है। क्या बच्चों आप मुझे बता सकते हो कि हाइट और वेट क्या ये दोनों सेम वेरिएबल हैं? क्या हाइट और वेट दोनों सेम वेरिएबल हैं, बता दें। नो, हाइट मैयर होती है सेंटीमीटर में, इंच में, फीट में। वेट मैयर होता है केजी में, ग्राम में, पाउंड्स में। ऐसे ही है, हाइट डिफरेंट वेरिएबल है, वेट डिफरेंट वेरिएबल है।
लेकिन बच्चों अब जरा सोच समझ के जवाब देना क्या हाइट और वेट क्या आपस में रिलेटेड वेरिएबल हैं? क्या आपस में रिलेट करते हैं? क्या हाइट और वेट का आपस में कोई लिंक है? ओके अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा लगता है आपको और डिपेंडेंट कौन सा लगता है? हाइट इंडिपेंडेंट है या वेट? हाइट इंडिपेंडेंट है और वेट डिपेंडेंट है। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात सबको समझ आती है बच्चों? अच्छा बच्चों देखो, हाइट बढ़ती है तो वेट बढ़ता है। क्या ये बात समझ आती है आपको? हाइट बढ़ती है तो वेट बढ़ता है, लेकिन क्या अगर किसी बंदे का वेट बढ़ जाए तो क्या इस बात की गारंटी है कि हाइट बढ़ेगी? क्या अगर किसी बंदे का वेट बढ़ जाए तो क्या पक्की गारंटी है कि उसकी हाइट बड़ी होगी? ठीक है जी, वेट बढ़ना गारंटी नहीं है कि हाइट बड़ी हुई होगी, लेकिन हाइट बढ़ जाए तो ये पक्की गारंटी है कि वेट भी बड़ा होगा। क्या ये बात समझ आ गई आपको? तो बच्चों इस तरह से पता लग जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। अच्छा बच्चों अब जरा सोच समझ के जवाब देना, एज और हाइट के बारे में क्या ख्याल है? एक तरफ इंसान की उम्र है, दूसरी तरफ हाइट है, ये दोनों सेम वेरिएबल है? नो, ये सेम वेरिएबल नहीं है। ओके लेकिन क्या आपस में इनका कोई आपस में लिंक है कि नहीं है? ये बता दो, क्या ये आपस में रिलेट करते हैं? के रिलेट करते हैं। तो बताओ बच्चों एज और हाइट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हाइट डिपेंडेंट वेरिएबल है। बच्चों ये एज की वजह से हाइट में इजाफा होता है, लेकिन ये 20-22 साल तक रहता है, उसके बाद नहीं बढ़ती। उसके बाद एज तो बढ़ती है, हाइट नहीं बढ़ती। क्या ये बात समझ आती है? एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर एज और हाइट का रिलेशन होता है, उस एज के बाद हाइट का कोई लेना देना नहीं है एज के साथ। तो हम बात भी यही कर रहे हैं कि 20 या 22 साल तक की बात हो रही है कि एक साल से 20-22 साल तक एज और हाइट का आपस में लिंक है, उसके बाद नहीं है। अच्छा बच्चों तो देखो बच्चों, यहाँ पे इस सिनेरियो में हाइट इंडिपेंडेंट थी, लेकिन इस सिनेरियो में हाइट डिपेंडेंट है। क्या ये बात समझ आती है? ठीक हो गया जी? अच्छा बच्चों तो रिग्रेशन क्या करता है? रिग्रेशन का मकसद क्या है? रिग्रेशन का मकसद ये है कि हम दो डिफरेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशन फाइंड करते हैं, जिनमें एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा डिपेंडेंट होता है। क्या ये बात समझ आ रही है?
रिप्लाई कर दो, रिप्लाई कर दो। बच्चों आगे देखो, रिग्रेशन लाइन दो तरह की होती है। रिग्रेशन लाइन दो तरह की होती हैं। एक होती है लाइन y ऑन x और एक होती है लाइन x ऑन y। ये बात समझ आती है? रिग्रेशन लाइन दो तरह की होती है, एक लाइन y ऑन x और एक लाइन x ऑन y। जो लाइन y ऑन x होती है बच्चों, उसका फार्मूला आपने याद रखना है। उसका फार्मूला होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और जो लाइन x ऑन y होती है उसका फार्मूला है x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। क्या ये दोनों लाइनें समझ आ गई जी? अच्छा जी। अच्छा जी। बच्चों याद रखना, अगर बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन साइलेंट होगा तो बाय डिफॉल्ट हमने जो लाइन बनानी है वो y ऑन x बनानी है। ये बात भी नोट कर लें। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आई कैप कहता है, एक मिनट अभी नजर आ जाता है, हौसला हौसला हौसला। वो नेट की प्रॉब्लम है, नेट की वजह से मसला आ रहा है, अभी ठीक हो जाता है 1-2 मिनट में। क्या अभी ठीक हो गई है जी स्क्रीन? ओके। वो थोड़ा सा मसला आता है नेट की वजह से। हमने तो कोशिश की है कि आपको मतलब कैमरे में वीडियो भी मिले और क्या कहते हैं, सारा ही रिकॉर्डिंग भी मिल जाए। तो मुझे बताएं, ये वाला मॉडल बेहतर के पहले वाला बेहतर था? क्या आपको बीच में टीचर बात करता हुआ, अपने एक्सप्रेशन देता हुआ, क्या वो चाहिए या पहले वाला ही ठीक था? कोई भी सारा। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों को थोड़ा बहुत ना मसला आता है, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जहाँ पे ब्लर होगी हम वहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले लेंगे ताकि आपको वो जो ब्लर वाले जो है चीज़ खत्म हो जाए। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखें देखें, थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश की है, इस से भी आगे इम्प्रूव करेंगे, स्क्रीन के रेजोल्यूशन को बेहतर करेंगे। अल्लाह खैर करे। हसन हसन मियाँ, दुआ है कि जितनी जल्दी हो जाए, गवर्नमेंट जो है वो फिजिकल क्लासेस कर रही है, सारे रौले खत्म हो जाए, कोशिश है हमारी। ठीक है। ऑनलाइन में जितना बच्चों आपके लिए पढ़ना मुश्किल है ना, उतना हमारे लिए पढ़ाना भी मुश्किल है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है कि आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, हमारे लिए पढ़ाना भी मुश्किल है। दुआ है अल्लाह करे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो फिजिकल में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन इमरान खान अल्लाह खैर करे, बस क्या कर सकते हैं। अच्छा जी बच्चों, ये जो लाइन y ऑन x लिखी है आपने, इसमें याद रखना x इंडिपेंडेंट होता है और y डिपेंडेंट होता है। क्या ये बात नोट कर ली है? ये जो लाइन y ऑन x है, बाय डिफॉल्ट आपने 10वीं 11वीं 12वीं में ग्राफ पढ़ा था, याद हो? बाय डिफॉल्ट किस वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट कहते हैं? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। याद करो बच्चों, 12वीं की बातें। बाय डिफॉल्ट किस एक्सिस को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे यूज करते थे? x को। बाय डिफॉल्ट x इंडिपेंडेंट होता है, बाय डिफॉल्ट y डिपेंडेंट होता है। याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है जी। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है।
वेरी गुड, शाबाश। अच्छा बच्चों, लाइन एक्स ऑन वाई होती है, उसमें याद रखो फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। उसमें फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। उसमें याद रखना बच्चों, जो वाई होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और जो एक्स होता है वो डिपेंडेंट। ये बात समझ गई? तो बच्चों इन दोनों लाइनों को गौर से देखो। जो भी वेरिएबल जो भी वेरिएबल लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है वो कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? जो वेरिएबल लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ, लेफ्ट साइड पे, वो डिपेंडेंट है। इस लाइन में लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है y, वो डिपेंडेंट है। उस लाइन में लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है x, वो डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो वेरिएबल लेफ्ट साइड पे लिखा होगा हमेशा वो डिपेंडेंट होगा। क्या ये बात याद रहती है? ये शॉर्टकट है। अगर आपने ढूंढना हो कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, तो आपने बस ये देखना है कि लेफ्ट साइड पे कौन सा वेरिएबल लिखा है। जो वेरिएबल लेफ्ट साइड पे लिखा है वो डिपेंडेंट है, और जो वेरिएबल राइट साइड पे लिखा है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी बच्चों, अब बच्चों ये जो लाइन है उसमें हमने सिर्फ ये दो काम करने हैं। एक ए की वैल्यू निकालनी है, एक बी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर दोनों लाइनों में ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली, हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा, हमारा सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? हमारा फोकस इस पूरे टॉपिक में दो काम करना है। पहले हमने ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, कहानी खत्म। अच्छा जी बच्चों, मुझे बताओ बच्चों, क्या आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ है? क्या आपको याद है चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी? याद करो। बच्चों याद है ये जो m होता था इसको क्या कहते थे? इस m को हम कुछ कहते थे, याद करो, इसका नाम था कुछ, स्लोप। वेरी गुड। और ये जो c होता था इसको हम क्या कहते थे? ये जो c होता था इसको क्या कहते थे? y इंटरसेप्ट। याद आ रहा है कुछ कुछ? कांस्टेंट कहते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। c कांस्टेंट भी था, y इंटरसेप्ट भी था, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बच्चों जरा गौर से देखो, ये वाली इक्वेशन भी कुछ मिलती जुलती है। अगर आप गौर से देखो, बी एक्स प्लस ए, ये जो इक्वेशन अभी हमने पढ़ी है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसको जरा अरेंज करें ना तो ये इससे मिलती जुलती है। तो बच्चों जो m का नाम था चैप्टर 2 में, वही b का नाम होगा चैप्टर 13 में। जो m का नाम था चैप्टर 2 में, वही b का नाम होगा चैप्टर 13 में। क्या ये बात समझ आती है? जो c का नाम था चैप्टर 2 में, वही a का नाम होगा चैप्टर 13 में। तो मेरा ख्याल है अब आपको शायद ये चैप्टर बड़ा जल्दी समझ आ जाए। आगे चलते हैं बच्चों। हमने सबसे पहले बी पढ़ना है। बी का नाम जरा याद रखो बच्चों। बी को कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट या स्लोप या ग्रेडियंट। बी के दो तीन नाम हैं। बी का एक नाम रिग्रेशन कोफिशिएंट है, दूसरा नाम स्लोप है, तीसरा नाम ग्रेडियंट है। क्या ये बात आपको पल्ले पड़ती है? अच्छा जी बच्चों, अब बी का फार्मूला याद रखना है आपने।
बी का फार्मूला आपने याद रखना है कि बी का फार्मूला क्या है बच्चों। बी जो स्लोप है या रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसका फार्मूला होता है कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने चैप्टर नंबर 2 में स्लोप का फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, याद है? चैप्टर 2 में तो हमने स्लोप का बड़ा आसान सा फार्मूला पढ़ा था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, याद करें। लेकिन बच्चों चैप्टर 12 में सॉरी चैप्टर 13 में जो स्लोप का फार्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें ऊपर लिखा हुआ है कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे वेरिएंस की बातें हो रही हैं। क्या ये बात आपको समझ आ गई बच्चों? अच्छा बच्चों, तो अब सबसे पहली बात ये है, हमें ये पता होना चाहिए कि कोवेरियंस क्या चीज़ है। एक तो कोवेरियंस क्लियर होना चाहिए और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चों मुझे बताओ, जरा सोच समझ के जवाब देना, इस इक्वेशन में जब हमने बी फाइंड करना है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? लाइन y और x में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? x इंडिपेंडेंट है। तो इस इक्वेशन में जब हम b फाइंड करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन में जब हम b फाइंड करेंगे तो याद रखो डिनोमिनेटर पे वेरिएंस आएगी x की, डिनोमिनेटर पे वेरिएंस आएगी x की। क्यों? क्योंकि x इंडिपेंडेंट है। लेकिन दूसरी लाइन में यहाँ पे जब हम b फाइंड करेंगे तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y, तो यहाँ पे y की वेरिएंस नीचे आएगी। क्या ये बात समझ आती है आपको? बता दो शाबाश, समझ आ गई बात? ओके। अब बच्चों, अब अगला सवाल ये है कि कोवेरिएंस क्या होती है। तो बच्चों कोवेरिएंस जानने के लिए हमें पहले वेरिएंस जानना बहुत जरूरी है। वेरिएंस, क्या आपको वेरिएंस का फार्मूला याद है? वेरिएंस का फार्मूला होता था सुमेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सुमेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, याद करो। क्या ये फार्मूला याद है? ओके। ये जो सुमेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर था, इस सुमेशन एक्स ओवर एन की जगह मैं एक्स बार लिख सकता हूँ, एक्स बार का होल स्क्वायर। ओके। अच्छा बच्चों, सुमेशन एक्स स्क्वायर कैसे निकालते थे? अगर आपको याद हो, ये सुमेशन एक्स स्क्वायर कैसे निकालते थे? हम x को x से मल्टीप्लाई करते थे तो एक्स स्क्वायर आता था, फिर उसको जमा करते थे तो सुमेशन एक्स स्क्वायर आता था। याद आ रहा है? x को x से मल्टीप्लाई करते थे, एक्स स्क्वायर आता था, फिर उसको जमा करते थे तो सुमेशन एक्स स्क्वायर आता था। लेकिन बच्चों आज हमने x को x से मल्टीप्लाई नहीं करना, x को y से मल्टीप्लाई करना है। अब दो वेरिएबल हैं तो दो वेरिएबल के दरमियान हमने कोरिलेशन फाइंड करना है, तो x को x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये बात समझ आती है?
तो बच्चों सुमेशन एक्स स्क्वायर की जगह अब सुमेशन एक्स वाई आ जाएगा। क्या ये बात पल्ले पड़ती है आपके? सुमेशन एक्स स्क्वायर की जगह अब सुमेशन एक्स वाई आ जाएगा। तो बच्चों सुमेशन एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा सुमेशन एक्स वाई ओवर एन। क्या ये बात समझ आ गई है आपको? अच्छा बच्चों, फिर अगला काम ये किया था, हमने एक्स बार का स्क्वायर लिया था, एक्स बार का स्क्वायर। तो एक्स बार का स्क्वायर से मुराद यही है ना, एक्स बार को एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दें। सोचो जरा, एक्स बार का स्क्वायर से मुराद क्या है कि एक्स बार को एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन बच्चों कोवेरियंस में एक्स बार को हमने वाई बार से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दो वेरिएबल हैं। अब एक्स बार को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बार से नहीं वाई बार से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये बात समझ आ गई आपको? तो बच्चों कोवेरियंस का फार्मूला कुछ ये बन जाएगा, सुमेशन एक्स वाई ओवर एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। सुमेशन एक्स वाई ओवर एन माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय वाई बार। ठीक हो गया बच्चों? अब आगे देखो, तो ये सुमेशन कोवेरियंस का फार्मूला रहेगा सुमेशन एक्स वाई ओवर एन माइनस सुमेशन एक्स ओवर एन इंटू सुमेशन वाई ओवर एन। एक्स बार की जगह मैं सुमेशन एक्स ओवर एन और वाई बार की जगह मैं सुमेशन वाई ओवर एन लिख सकता हूँ। बता दे शाबाश। उमर मुनव्वर, मैंने एक्स बार की जगह सुमेशन एक्स ओवर एन लिखा, क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स बार की जगह वाई बार की जगह, वाई बार की जगह मैंने सुमेशन वाई ओवर एन लिख दिया है? कोई इतराज है? ठीक हो गया जी बच्चों? ये फार्मूला था वेरिएंस का, ये फार्मूला वेरिएंस का था, ये चैप्टर नंबर 12 में आप पढ़ चुके हैं। और ये फार्मूला है कोवेरियंस का। ये फार्मूला है कोवेरियंस का। क्या ये बात समझ आती है आपको? ओके बच्चों, अब आगे देखो बच्चों कि कोवेरियंस आपको समझ आ गई है। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला मैंने बताया था, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट। कोवेरियंस ऊपर आ गया, कोवेरियंस है ऊपर सुमेशन एक्स वाई ओवर एन माइनस सुमेशन एक्स ओवर एन इंटू सुमेशन वाई ओवर एन। और नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएंस आ जाएगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे एक्स है। अच्छा बच्चों, अब जरा देखो, यहाँ पे आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, इसलिए वेरिएंस के फार्मूले में भी स्क्वायर मौजूद था। क्या ये बात क्लियर है? वेरिएंस के साइन में स्क्वायर था क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर था। लेकिन बच्चों कोवेरियंस में कहीं पे स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे कहीं पे स्क्वायर नजर नहीं आ रहा। तो जब दाएं बाएं कहीं पे स्क्वायर नहीं है तो कोवेरियंस में भी स्क्वायर आपको नजर नहीं आएगा। कोवेरियंस में भी के साइन में, कोवेरियंस का जो सिंबल है उसमें भी आपको स्क्वायर कहीं नजर नहीं आ रहा।
वेरी गुड जवेरिया, शाबाश। यहाँ पे 2 वेरिएबल है इसलिए स्केयर नजर नहीं आ रहा। वेरी गुड शहर, वेरी गुड जवेरिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे आप ये फार्मूला है आपके सामने बना हुआ है। बच्चों सोच समझ के जवाब दो, क्या मैं यहाँ से इन दोनों फार्मूला में से एन स्केयर और एन स्केयर नीचे से कॉमन ले सकता हूँ? ऊपर से भी एन स्केयर, नीचे से भी एन स्केयर, वो आपस में कट जाएंगे। या मैं एन स्केयर से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर वाली वैल्यू को भी एन स्केयर से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाली वैल्यू को भी एन स्केयर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो बच्चों ये फार्मूला आसान होके कुछ ये बन जाएगा। ये फार्मूला कुछ ये बन जाएगा, ये सुमेशन एक्स वाई ओवर एन जो है ये एन ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे जो एन और एन नीचे लिखे हुए हैं ये कट जाएंगे। ये रह जाएगा सुमेशन एक्स इंटू सुमेशन वाई, नीचे से एन एन कट गए। और फिर ये एन स्केयर से ये एन कट गया, एक एन रह गया, और ये एन स्केयर से ये एन पूरा स्केयर कट गया, सुमेशन एक्स होल स्केयर रह गया। क्या ये बात समझ आ रही है? फार्मूला थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। बच्चों बी एक्स वाई में ऊपर आती है कोवेरियंस, नीचे आएगी वाई की वेरियंस। सेम टू सेम फार्मूला यहाँ पे ये है कि बस नीचे डिनोमिनेटर में y की वेरिएंस आएगी, x की वेरिएंस नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y है। ये बात समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, तो इसका फार्मूला भी ऐसे ही है, ऊपर कोवेरियंस वाली लाइनें वैसी की वैसी आ जाएंगी, नीचे y की वेरिएंस आ जाएगी। ऊपर कोवेरियंस वैसी की वैसी जैसे वहां पे पड़ी है, लेकिन नीचे यहाँ पे x स्क्वायर की बजाय y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों एक और बात याद रखो, वैसे यहाँ पे सिर्फ b लिखा हुआ है, b यहाँ पे b लिखा हुआ है, यहाँ पे भी b लिखा हुआ है, लेकिन दोनों के b में कोई ना कोई तो फर्क होना चाहिए। दोनों में b है, उधर भी b है, उधर भी b है, तो दोनों के b में थोड़ा सा फर्क तो होना चाहिए ना। तो बच्चों इस लाइन में जो b है, क्या मैं इस लाइन के b को b y x कह सकता हूं? मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ लाइन y ऑन x, इसको मैं कह सकता हूं b y x। और यहां पे जो b लिखा हुआ है, क्या मैं इसको कह सकता हूं b x y, मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ लाइन x ऑन y? बच्चों सोच समझ के जवाब देना, क्या बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्या दोनों सेम चीजें हैं? नो, ये सेम चीजें नहीं है। एक में डिनोमिनेटर पे x आता है, दूसरे में डिनोमिनेटर में y आता है। याद है? नोमिनेटर दोनों का सेम है, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। एक में x की वेरिएंस आती है, दूसरे में y की वेरिएंस आती है। सादल अल्फाज में एक में डिनोमिनेटर में हाइट आएगी, दूसरे के डिनोमिनेटर में वेट आएगा। नोमिनेटर का मसला कोई नहीं है, नोमिनेटर दोनों का सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर में फर्क है। ठीक है जी बच्चों? अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा जी बच्चों, आपके सामने ये कुछ
डाटा मैंने लिखा हुआ है, ये जरा गौर से देखो। ये कुछ बच्चों का डाटा मैंने नोट किया। ये क्लास में मिस्टर अली नामी बंदा मौजूद है, उसकी मैंने हाइट नोट की, वो है 5.9 फीट, 5.9 फीट, ठीक है। और उसका जो वेट है वो 70 किलोग्राम है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? अहमद मियाँ, उसका मैंने हाइट और वेट का डाटा नोट किया। अहमद की हाइट है 5.8 फीट और उसका वेट है 65 केजी। और अब अकबर साहब हैं, अकबर साहब का मैंने हाइट नोट किया 6 फीट है और उसका जो वेट है 72 केजी है। फिर भट्टी एक बंदा है मौजूद है, बेचारा क्लास में छोटा रह गया। भट्टी साहब की जो हाइट है वो 4.0 फीट है और उसका वेट है 47 केजी। फिर आकिब मियाँ है, उनका उनकी जो हाइट है वो 5.7 है और वेट है 80। फिर उस्मान मियाँ है, फिर अवैस मियाँ है। ये तीन तीन छः ये 7 बच्चों का डाटा एक्चुअल में मौजूद है, एक्चुअल में मैंने रिकॉर्ड किया है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? भट्टी 4 फीट का है। बचपन में उसको रोटी नहीं मिली थी खुल के, तो सही तरह से ग्रो नहीं हो सकी, बड़ा अफसोस है। बरल जी, बरल, अब क्या करें, डाटा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। भाई अहमद, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तू अपने दिल पे ना ले। अच्छा जी, ये बच्चों नजर आ रहा है आपको, हाइट और वेट? अच्छा जी, नहीं नहीं नहीं, अहमद मियाँ परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा, टेंशन ही लेनी है आपने। अब तो दो दो तीन तीन सेक्शनों में पढ़ेगा तो ऐसे ही होगा फिर। अच्छा बच्चों, अच्छा सुनो, गौर से सुनो मेरी बात। अब हमने निकालना क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है ए की वैल्यू निकालना और बी की वैल्यू निकालना। लेकिन पहले हम बी की वैल्यू निकालेंगे, पहले हम बी की वैल्यू निकालेंगे। बच्चों, बी की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला याद रखना है। ये बी का फार्मूला लिखा हुआ है। हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्स वाई का कॉलम, हमें चाहिए एक्स और वाई का टोटल, हमें चाहिए एक्स स्केयर और हमें चाहिए एक्स का टोटल। क्या ये बात समझ आती है? बच्चों, बी वाई एक्स निकालने के लिए क्या हमें वाई स्केयर की ज़रूरत है? ये ज़रा बताओ, क्या बी वाई एक्स निकालने के लिए हमें वाई स्केयर की ज़रूरत है? नो, हमें वाई स्केयर की ज़रूरत नहीं है। बच्चों देखो ज़रा, हमारे पास हाइट है एक्स, वेट है वाई, क्या हम एक्स वाई निकाल सकते हैं? मतलब 5.9 को 70 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? 413। समझ आ गया कैसे आता है बच्चों? 413 समझ आ गया? अच्छा अगली वैल्यू बताएं, 5.8 को मैं 65 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है? 377। मैं 6 को मल्टीप्लाई करूं 72 के साथ, 432। मैं 4 को मल्टीप्लाई करूं 47 के साथ, 188। मैं 5.7 को मल्टीप्लाई करूं 80 के साथ, क्या आता है? 456। और 5.6 को अगर मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, 336। और अगर 5.5 को मल्टीप्लाई करो 55 के साथ तो क्या आता है? 313 या 302? चेक कर लो, शाबाश।
302.5 बच्चों। और अगर मैं इन सबको जमा करूं, तो सुमेशन एक्स वाई क्या आता है? 2504.5। इसी तरह से बच्चों एक्स स्केयर 5.9 का स्केयर लें जरा, 5.9 का स्केयर क्या आंसर आता है? 34.81। वेरी गुड। 5.8 का स्केयर लें, 33.64। 6 का स्केयर लें, या था 36.0। 4 का स्केयर लें, या था 16.0। 5.7 का स्केयर लें, या था 32.49। फिर 5.6 का स्केयर लें, 31.36। 5.5 का स्केयर लें, 30.25। बच्चों जरा सुमेशन एक्स स्केयर टोटल करके बताओ क्या आंसर आता है? इन सारी वैल्यूज को जमा करें। शाबाश 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 शाबाश। 214.55 आंसर आता है। वेरी गुड, ये भी आ गया। बच्चों अब मुझे आपने ये सारी वैल्यूज को जमा करके बताना है। एक्स की सारी वैल्यूज का टोटल बताएं क्या आता है? 38.5। ओके। वाई की सारी वैल्यूज का टोटल करें। वाई की सारी वैल्यूज का टोटल करें। शाबाश। हाँ जी बच्चों। ओके जी, ये सारी वैल्यूज हमने निकाली। सुमेशन एक्स भी आ गया, सुमेशन वाई भी आ गया, सुमेशन एक्स वाई भी आ गया, सुमेशन एक्स स्क्वायर भी आ गया। चारों वैल्यूज आ गई हमारे पास। क्या ये चारों वैल्यूज आ गई हैं बच्चों? बता दो बता दो बता दो। क्या बच्चों मैं इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकता हूँ? एन का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज। कितने बच्चे हैं जिनका डाटा मैंने इकट्ठा किया है? 7। अली, अहमद, अकबर, भट्टी, आकिब, उस्मान, अवैस। 1 2 3 4 5 6 7। 7 बच्चे हैं। तो बच्चों यहाँ पे एन की वैल्यू होगी 7। क्या ये बात समझ आ गई है? तो बच्चों मुझे बताओ बी वाई एक्स में ज़रा ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा है इसमें वैल्यूज पुट करें और आंसर मुझे बताएं क्या आता है। क्या आंसर आता है? शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी करें। 12.5 आता है। 12.5। सबका आंसर आ गया है? बताओ जल्दी जल्दी। शाबाश 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 शाबाश। ठीक है जी बच्चों, ये डाटा आपके सामने पुट किया हुआ है। क्या 12.5 आ गया सबका? अच्छा जी बच्चों, अब बी हमने निकाल लिया सबका। बी वाई एक्स
बी हमने निकाल लिया है। अब अगली बात है ए निकालना है हमने। बच्चों सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। अगर मैंने a निकालना हो तो क्या मैं y माइनस बी एक्स कर सकता हूँ? अच्छा बच्चों, मेरे पास b मौजूद है, मैंने b निकाल लिया है, लेकिन x और y की एक एक वैल्यू नहीं है। x और y की मेरे पास सात सात वैल्यू हैं। b की तो मेरे पास एक ही वैल्यू है, लेकिन x की मेरे पास सात वैल्यूज हैं, y की मेरे पास सात वैल्यूज हैं। तो मैं सात में से कौन सी वैल्यू यूज करूं, ये बड़ा मसला है। अली वाली वैल्यू यूज करूं, अहमद वाली, अकबर वाली, भट्टी वाली, आकिब वाली, उस्मान वाली, किसकी वैल्यू मैं यूज करूं? सात बच्चे हैं मेरे पास। क्या ये बात समझ आ रही है? वेरी गुड, शाबाश आमना। आपको याद होगा अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी पड़ी थी। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 10, देन y बार इज आल्सो इक्वल टू 2x बार प्लस 10। याद आ रहा है कुछ कुछ? अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। याद करो, याद करो। और रिप्लाई कर दो, रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। बच्चों जो रिलेशन वेरिएबल के दरमियान होता है वही उनके मीन के दरमियान होता है, ये बात पड़ी थी ना? तो आज हम वही काम करने जा रहे हैं। जब इतनी वैल्यूज मौजूद हैं, इतनी वैल्यूज मौजूद हैं कि हम x की कौन सी वैल्यू यूज करें, y की कौन सी वैल्यू यूज करें बच्चों, तो उस सूरत में याद रखो, हम फिर उस वेरिएबल की जगह उसके क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, मीन यूज कर लेंगे। y की जगह y बार आ जाएगा, x की जगह x बार आ जाएगा। तो a की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। क्या ये बात समझ आती है आपको? अच्छा जी बच्चों, अब आगे देखो। तो a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार कैसे निकलेगा बच्चों? सुमेशन y ओवर n। सुमेशन y है 449 डिवाइडेड बाय 7। वाई बार निकल आएगा। सुमेशन y को नंबर वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे, वाई बार आ जाएगा। माइनस b की वैल्यू 12.5, ये b की वैल्यू है, और x बार की वैल्यू सुमेशन x ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज, सुमेशन x ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। क्या बच्चों हम a की वैल्यू निकाल सकते